इस समय रमजान का महीना चल रहा है और रोजे पूरे होने के बाद ईद मनाई जाएगी। ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी दी जाएगी। इस कदम का मकसद ये है कि ईद जैसे मुसलमानों के बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सकें, वो भी त्योहार पर जश्न मना सकें और उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी के चलते पीएम मोदी ने सौगातें मोदी शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सौगाते मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। कैसे इन मुसलमानों का चयन किया जाएगा, इस सवाल के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे और फिर वो 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी देंगे। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ बुलडोजर और औरंगजेब का मुद्दा बीजेपी चला रही है, कब्र को तोड़ने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ मोदी सौगातें मोदी दे रहे हैं। हालांकि आरएसएस का औरंगजेब के मुद्दे पर स्टैंड अलग रहा है। उसने बीजेपी से अलग बात कही है और शांति की बात कही, और आरएसएस की बैठक के बाद मोदी अब ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या आरएसएस ने मोदी की क्लास लगाई और बताया कि इन मुद्दों को अभी रोकना चाहिए या मोदी का ही कुछ और दांव है। ईद पर पीएम मोदी के सौगातें मोदी अभियान पर विपक्ष ने तंज कसा है। फिल्म एक्टर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद अफजाल अंसारी, टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद समेत नेताओं ने पीएम मोदी की इस योजना के लिए जबरदस्त तरीके से रोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि बीजेपी अभी मनाने लगी है। ये वो दल है कि अगर उसे एक वोट मिल रहा हो तो वो तुरंत परफॉर्म कर देगी। एक वोट के लिए वो कोई भी आयोजन कर सकते हैं। वहीं टीएमसी सांसद ने इसे मजाक बताया और मगरमच्छ के आंसू से तुलना की। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तंज कसा और कांग्रेस सांसद ने भी कहा कि मोदी छाबा मूवी देख रहे हैं और दूसरी तरफ सौगात दे रहे हैं। मुसलमानों को सौगात सुरक्षा की चाहिए, शिक्षा की चाहिए, रोजगार की चाहिए। सौगाते मोदी पर कुछ लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए पटाने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि बिहार में चुनाव हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मुसलमान के लिए अगर बीजेपी कुछ कर सकती है तो उनके लिए इंसाफ करे, उन्हें हक दिलाए, ये सबसे बड़ी सौगात होगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मोदी मुसलमानों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। ऐसे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मोदी मुसलमानों को इस पहल के जरिए वक्फ बोर्ड बिल और औरंगजेब की कब्र आदि के मुद्दे पर शांत करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लेकर टिप्पणी कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। नीतीश कुमार ने सदन में कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी तो उनके हस्बैंड का था, ये बेचारी तो ऐसे ही आ गई। उनके इस बयान से सदन में हंगामा मच गया। राबड़ी देवी भी चुप नहीं बैठी और तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बेवजह कमजोर समझने की भूल न करें। महागठबंधन के सदस्य नीतीश कुमार के इस बयान पर आक्रोश जताने लगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अलग अलग दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें यह तय किया जाएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से नकदी मिलने के मामले पर चर्चा की मांग करने वाले कुछ सांसदों की याचिका पर सदन को क्या कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक मंगलवार को शाम 4:30 बजे होगी। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने सोमवार को सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुलाकात की। उन्होंने कहा ये मुद्दा निसंदेह काफी गंभीर है। उनके अनुसार खड़गे ने सदन के नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था और नड्डा ने इस पर सहमति जताई। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आज सुबह से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर वकील यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मांग की गई है कि जस्टिस वर्मा के बंगले में मिली बेहिसाब नकदी की जांच ईडी या सीबीआई से कराई जाए। साथ ही महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया जाए। मामले को लेकर देर शाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। विवादों में घिरे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर एक और वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर
तंज कसा। इस वीडियो में मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ के विजुअल भी शामिल हैं। कुणाल कामरा के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि विकसित भारत का एक और एंथम, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में है अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, होंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, हम में नाथूराम, हरकतें आसाराम, होगा गाय का प्रचार, लेकर हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। बता दें, सोमवार को कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप एक्ट पर उठे विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा था कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए की गई टिप्पणियों पर माफी नहीं मांगेंगे। कामरा ने एक बयान जारी कर जिस जगह कॉमेडी शो को रिकॉर्ड किया गया था वहां हुई तोड़फोड़ की आलोचना भी की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को राज्य में शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य में शिवसेना के दो गुटों में टूट जाने से पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, जब गठबंधन की बातें शुरू हुई थी तब शिवसेना ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वो 151 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हमारा प्रस्ताव था कि हम 127 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना 147 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची सीटें हमारे सहयोगियों को देना चाहते थे। उन्होंने कहा, यही वजह थी कि गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ पाई, जबकि हमने उनको बताया था कि हम 127 सीटों पर लड़ेंगे और आप 147 सीटों पर, मुख्यमंत्री आपका होगा और हमारा डिप्टी सीएम होगा, मगर वो लोग किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। कनाडा की जासूसी एजेंसी ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी का मानना है कि 28 अप्रैल 2025 को होने वाले कनाडाई आम चुनावों में भारत और चीन जैसे देश हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। ये चेतावनी कनाडा की सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरी है। कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने कहा कि इन देशों के अलावा रूस और पाकिस्तान भी संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यह बयान सोमवार को जारी किया गया, जिसने कनाडा की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी और सेकेंड लेडी उषा वेंस की आगामी ग्रीनलैंड यात्रा ने एक बड़े राजनयिक विवाद को जन्म दे दिया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री न्यूट बी एगडे ने इस दौर को अत्यधिक आक्रामक करार देते हुए इसे अमेरिकी साम्राज्यवादी मंशाओं का हिस्सा बताया। ये विवाद तब और गहरा गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को अमेरिका के अधीन करने की अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को फिर से दोहरा दिया। इस घटनाक्रम ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया। उषा वेंस गुरुवार से शनिवार तक ग्रीनलैंड की यात्रा पर रहेंगी, जहां वो अपने बेटे और एक छोटे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां की राष्ट्रीय डॉगस्लेड रेस अवन्नाता किमुत्सु रेसू में हिस्सा लेंगी। व्हाइट हाउस ने एक यात्रा को सांस्कृतिक पहल के रूप में पेश किया है। इसका मकसद ग्रीनलैंड की विरासत को समझना और दोनों देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना है। हालांकि ग्रीनलैंड के स्थानीय नेता और निवासी इसे संदेह की नज़र से देख रहे हैं। उनका मानना है ये यात्रा महज एक दिखावा है और इसके पीछे अमेरिका की रणनीतिक मंशाएं छिपी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्री पीट हेगसेथ ने 15 मार्च को यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले के प्लान को लीक कर दिया था। हेगसेथ ने प्लान को सिग्नल ऐप पर एक सीक्रेट ग्रुप चैट में शेयर किया। इस ग्रुप में द अटलांटिक मैगजीन के मुख्य संपादक जेफरी गोल्डबर्ग भी जुड़े हुए थे। व्हाइट हाउस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। जेफरी गोल्डबर्ग ने बताया कि उन्हें गलती से इस ग्रुप चैट में जोड़ दिया गया था। ये ग्रुप सिक्योर मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर बनाया गया था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉर्ड्स ने बनाया था। इस ग्रुप में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। एक पत्रकार ने दावा किया है कि अमेरिका के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने यमन पर हमले की योजना को लीक कर दिया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे लिए तो अटलांटिक एक ऐसी मैगजीन है जो बंद होने वाली है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी पत्रकार के दावे को सही नहीं माना। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, तो आप एक धोखेबाज और बेहद बदनाम तथा कथित पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी वॉर प्लान के बारे में मैसेज नहीं भेजा जा रहा था। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। तुर्की में सोमवार को लगातार छठी रात को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने इस मामले में विपक्षी दलों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल हिंसक गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें, तुर्की में इस प्रदर्शन की शुरुआत इस्तांबुल के मेयर और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता इकरम इमामोगलू को हिरासत में ले जाने के बाद हुई थी।
पुलिस ने बुधवार को इकराम इमामोलू को भ्रष्टाचार और चरमपंथी ग्रुपों को मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जबकि इमामोलू को चंद दिन बाद ही 2028 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए CHP का उम्मीदवार नामित किए जाने वाला था। सोमवार को एक बार फिर हजारों लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। रविवार रात प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चलाई गई थी। इस बीच इकराम इमामोलू को मेयर के पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उनके इस दावे को अर्दवान ने खारिज कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.